This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। बात करेंगे डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से। इस माली साल के शुरुआत में खुशखबरी ये मिली कि 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ 1.5 खरब रुपए का अमाउंट एलोकेट किया गया है पाकिस्तान में डेवलपमेंट के हवाले से। और इस वक्त की खबर ये है कि IMF की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसमें तकरीबन 27% की कमी कर दी जाए, यानी 1.5 खरब से 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ से कम करके इसको 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ तक कर दिया जाए। PSDP में भी कमी होगी, इसलिए कि अगर PSDP की एलोकेशन के हवाले से बात करें तो इस माली साल में जो अप्रूव्ड अमाउंट है वो है 700 बिलियन रुपीज़। ये अगर कम होकर 611 बिलियन रुपीज़ तक आ जाता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे पावर सेक्टर और वाटर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कितना ज़्यादा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हम अक्सर बातें करते हैं, उस पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये पहली दफ़ा नहीं है कि IMF के कहने पे ये चीज़ होने जा रही है। अगर 2010 की बात करें, जब पाकिस्तान में सुपर फ्लड्स आए थे, उस वक्त हमने फिस्कल डेफिसिट टारगेट IMF के कहने पे, इसलिए कि हम उस वक्त भी IMF के प्रोग्राम में थे, 2008 में हम तकरीबन 11 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के प्रोग्राम में थे और IMF की इंस्ट्रक्शंस हम मान रहे थे। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 2010 में 4.7% था, फिर वो कम हुआ। एक्चुअली इनिशियली ये 4% था, फिर थोड़ा सा बढ़ा के 4.7%, आई अपोलोजाइज, 4.7% कर दिया गया था, इसलिए कि 2010 में जो फ्लड्स आए थे उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को तकरीबन 10 अरब डॉलर के नुकसानात का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर हम इस वक्त बात करें तो इस वक्त कौन से नुकसानात हैं जिसकी वजह से हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हमारा इस माली साल का 4.3% है। पिछले माली साल में कोई 4.3% तो हम अचीव नहीं कर पाए, ये कोई 5.4% था। इस माली साल में क्या 4.3% अचीव कर पाएंगे? और फिर अगले माली साल में क्या हम 3.5% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट अचीव कर पाएंगे? इसलिए कि हम अगले साल भी IMF के प्रोग्राम में होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये पूछना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अब इस चीज़ को कैसे टैकल करेगा। मैं इसहाक डार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं उनका एक इंटरव्यू करूं और उनसे पूछूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स और पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट के हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, पानी के मसाइल की हम बात करते हैं, बिजली के मसाइल की हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल की बात करते हैं। इसहाक डार साहब से एक एक्सक्लूसिव सेटिंग मैंने रखनी है और उनसे ये सवालात लाजमी मैंने पूछने ताकि हमें पता तो चले कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए ये जो प्रोग्राम से स्टार्ट होने थे, हम बात सुन रहे थे कि जी तकरीबन 10,000 मेगावाट की जो नेशनल ग्रिड में हम एक इंक्लूजन देखेंगे, वो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनके ज़रिए देखेंगे। फिर CPEC के ज़रिए इंशाल्लाह कोई 2018 तक 10,400 मेगावाट की इंक्लूजन देखेंगे नेशनल ग्रिड में और हमारे बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे। देखते हैं कि ये मसाइल कब हल होने जा रहे हैं। आज हम इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इस हवाले से हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है इब्राहिम कसूर साहब ने। आप साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। इब्राहिम साहब प्रोग्राम को शामिल कहते हैं। और आपके साथ तशरीफ फरमाए मसूद नकी साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं काइट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी के। मसूद साहब प्रोग्राम को शामिल कहते हैं आपको। शुक्रिया। इब्राहिम साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त अगर हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें, पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं जी। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम 10 अरब डॉलर हर साल भी स्पेंड करें, खर्च करें, तब भी हमें काफ़ी अर्सा लगेगा अपने रोड नेटवर्क को, अपने पानी के मसाइल को, बिजली के मसाइल को हल करने में। अभी जो कमी की बात की जा रही है, IMF की बात हम सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि इसलिए कि हमने उनसे पैसे लिए हुए 6.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के प्रोग्राम में, वो अगले साल तक भी चलेगा। फिस्कल डेफिसिट को हमने अचीव करना है 4.3%, रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उसको कम करना है, इसलिए कि रेवेन्यू तो हम बढ़ा नहीं पा रहे। अब इन तमाम मसाइल का हल आप क्या समझते हैं कि सिर्फ यही है कि जो डेवलपमेंट अमाउंट एलोकेट हुआ था उसमें कमी कर दें? हमारा मसला यही है कि हम आज़ादाना मईशत की पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंटली हम बना नहीं पा रहे हैं। वजह इसकी ये है कि हम मुसलसल बैरूनी कर्ज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं, बोरोइंग पर डिपेंड कर रहे हैं। और जब आप IMF से कर्ज़ा लेंगे तो यकीनी तौर पर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को वो नॉट ओनली इन्फ्लुएंस कर रहा है बल्कि इंटरफेयर भी करेगा। आपकी तरजीहात क्या हैं, आपकी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसको सेक्रीफाइस करके आप एक बहुत बड़ा
अबव 1 ट्रिलियन फिस्कल डेफिसिट आप बेयर कर रहे हैं और आपको डेट सर्विसिंग में जा रहा है ये। तो सालाना हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है और डेट सर्विसिंग है वो हमारे डेवलपमेंट से कहीं ज़्यादा है। 5 से 6 अरब डॉलर होता है और ये on average। और ये जब तक एक कैच-22 सिचुएशन रहेगी तो हम मुसलसल इसी एक विशियस सर्कल के अंदर रहेंगे कि हम बोरोइंग करते रहे, फिर उसके बाद डेफिसिट बढ़ता रहा, उसको हम फिर किसी ना किसी तरह से फाइनेंस करके एट द कॉस्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट, आवर ग्रोथ। चाइना यहाँ तक पहुँचा है ना, 12-13% ग्रोथ आती रही है बरसों तक, वो पब्लिक स्पेंडिंग के ज़रिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ज़रिए, हाउसिंग डेवलपमेंट के ज़रिए, मैसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ज़रिए उन्होंने फाइनेंस करके एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, एक इकोनॉमी ऐसी जनरेट की जो एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी बन सकती है। और इसी तरह हमारा भी एक, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एट ए टाइम जब आप CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं, उस पर एक भरपूर तरीके से आप एक नॉट ओनली आप इसकी प्रोजेक्शन कर रहे हैं, आप उस पर कुछ काम भी कर रहे हैं, और चाइना इज़ वेरी मच इन विद यू ऑन दैट। कराची में एक बहुत बड़ा एक टर्मिनल काम शुरू कर चुका है बड़े मुख्तसर अरसे में। इसका मतलब ये है कि वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन रैपिडली। ऐसे मरहले पर अगर आप अपना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करते हैं तो ये इट इज़ डेट्रीमेंटल टू योर डेवलपमेंट, टू योर कॉरिडोर। ये सारी उसमें हमें ये जो है इसमें बड़ा नुकसान होगा अगर हम ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कर्टेल करते हैं, क्योंकि इसमें आपका एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों की इस वक्त आपको बड़ी सख्त ज़रूरत है। यू आर एट ए टर्निंग पॉइंट इन योर इकोनॉमिक लाइफ। वाई? पिछले साल में जो तेल की कीमतें नीचे आई हैं, जो हमें एक बेनिफिट मिला है 15 से 20 अरब डॉलर का सालाना इंपोर्ट बिल हमारा in all commodities together, not only oil but also other commodities, oil related commodities, plastic, chemicals, सारी चीज़ों की commodities की कीमतें नीचे आई हैं, metals की prices नीचे आई हैं। ये हमारे लिए हनीमून पीरियड था, और इस पीरियड में हम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम ये जो पॉइंट IMF बता रहे हैं से खास ऐसे तौर पे आप ये जो ऑयल प्राइसेस का बता रहे हैं, बहुत अहम पॉइंट है। जान मसूद छुड़ा अली साहब, सकते थे इब्राहिम साहब ने ये जो पॉइंट बताया ऑयल प्राइसेस के हवाले से, वेरी इंपॉर्टेंट। हम 2015 की बात कर लें, 2015 जून 2015 में ऑयल प्राइसेस $115 फी बैरल थी, कम होकर 27 डॉलर फी बैरल तक आ गई हैं। 27 कहाँ 115 थी, कहाँ 27, लेकिन मेरे मुल्क के लोगों को फ़ायदा उससे नहीं पहुँचा। हुकूमत फ़ायदा आम आदमी को क्यों नहीं पहुँचा रही, नंबर 1 थिंग। सेकेंडली, रेवेन्यू शॉर्टफॉल के हवाले से बात करें तो इन्फ्लेशन जो हुकूमती फिगर्स हैं उसके मुताबिक तो ये 3% से भी कम है। उसकी वजह से ज़ाहिर है रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो होगा। दूसरा है कि ऑयल प्राइसेस जब नीचे आई हैं तो ज़ाहिर है पैसा भी कम आएगा, लेकिन इसकी सज़ा क्या आम आदमी को दी जानी चाहिए, आम पाकिस्तानी को दी जानी चाहिए? शुरू से अगर बात करें, जहाँ से आपने बात शुरू की थी, तो ये तीसरी बात आ गई। पहली बात आपने की थी PSDP और ADP की, दूसरी बात आपने की थी पावर और उसकी, और तीसरी अब आम आदमी के इसके आगे। देखिए, सबसे पहले हम वहीं से शुरू करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने छेड़ दिया कि PSDP का क्या हुआ और एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या हुआ। ये 15 से लेकर के 11 पे अगर आ गया तो हमें कितना हर्ट करेगा। इसको खलील साहब थोड़ी सी हिस्ट्री देखा करें, इसके बैकग्राउंड में जाएं, पिछले सालों में देखें कितने बजट रखे थे PSDP के और ADP के और कितना खर्च किया, उस परसेंटेज पे जाएं। ठीक है जी, कभी पूरा नहीं किया इन्होंने, रिलीज ही नहीं होता। सेकेंडली आप 7 महीने की हिस्ट्री देख लें ना, क्या अगर 1.1 रखा था तो 5.5 खर्च कर दिया भाई, 55 खर्च कर दिया, या अगर 500 रखा था तो या 600 रखा था तो 300 350 खर्च कर दिया, नहीं हुआ। आप ये देखें। सेकेंडली मैं आपको एक बात बताऊँ, ये IMF की बात ना करें। IMF जो मॉन्स्टर है ना, ये हमारा अपना इनवाइटेड है, हमने इसको बाहर निकाल दिया। वेरी मच राइट। हमें अपने मसाइल को देखना होता है। मैं पॉइंट बाय पॉइंट ये तीनों चीज़ों को एड्रेस कर लेता हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि ये आपके आई वॉश जो है इनको ख़त्म कर दें। IMF बहुत देर में आता है, वो सौतेली माँ बहुत देर में आएगी, सगी माँ ने कोई अच्छा नहीं किया हुआ। आई एम सो सॉरी, बट ये लोगों की मैनेजमेंट जो है, अगर फाइनेंशियल उसकी बात करें और डेवलपमेंट की बात करें, तो जब 600 मिलियन खर्च होगा या 600 बिलियन रुपया खर्च होगा या 700 बिलियन रुपया खर्च होगा, उस दिन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा मुल्क में। आप बताइए जनवरी 28 तारीख तक या दिसंबर 30 तक 31 तक कितना पैसा खर्च हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है जी। अब इसके आप कट लगा दें कि जी उन्होंने चूँकि मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस करना है या इंटरफेयर करना है, व्हाटएवर, तो इसकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, किस पे काटेंगे?
ये नेशनल प्रोग्राम्स है ना सारे, ये सारे नेशनल प्रोग्राम्स है। कैसे कटेंगे, स्लाइसिंग कैसे होगी, कौन सा प्रोजेक्ट काट देंगे, कोई सड़क या ब्रिज काटेंगे या पावर जनरेशन काटेंगे या पानी का प्रोजेक्ट काटेंगे, तो ये परसेंटेज वाइज ऑल प्रोविंसेस ऑल प्रोजेक्ट्स इस तरह से स्लाइस नहीं होते। विल हैव टू सिट अगेन एंड सी के ये 5 महीने में क्या चीज़ शुरू करने वाली है, उसके लिए क्या पैसा चाहिए। इस साल में नहीं हो रहा, इनिशियली इग्निशन स्टार्ट के लिए जो पैसे चाहिए वहाँ डाल दो और फिर उसको नेक्स्ट बजट में डाल देंगे, पूरा कर देंगे। जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं उनके लिए चाहिए, ना सिर्फ ये कि आप सड़कें पुल बना करके दिखा दें कि जी ये तरक्की हो गई। सो आई थिंक इट्स आई वॉश अ बिट कि जी क्योंकि उन्होंने बोल दिया तो हमने अपनी पसंद के ये प्रोग्राम काट देने। दे हैव टू बी केयरफुल एंड जितना डेवलपमेंट का फंड खर्च होता है वो नज़र आता है आंखों के सामने। वी हैव सीन इन्फ्लेशन की आप बात करते हैं, इन्फ्लेशन आप पिछले 7-8 सालों से 9 सालों से उठाएं, कितना इन्फ्लेशन का फ़र्क है। आप बजट्स उठाएं PSDP के, देखें कि पिछले 10 सालों में क्या थे और आज क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखने जाएंगे आपको पता लगेगा प्रायोरिटीज़ आर डिफरेंट। ये प्रायोरिटीज़ अपनी दोबारा सेट कर लें। इनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही इस मुल्क का हाल क्या हो रहा है। ये बाहर वाले और अंदर वाले मिल के फॉलोदा कर रहे हैं। दूसरा थ्रेट और चल रहा है या एब्सोल्युटली दूसरा थ्रेट और चल रहा है, उससे अभी हम निमटते नहीं हैं, हम अपने इकोनॉमिक मसलों में फंस जाते हैं। अब हम बात कर लें जी ऑयल प्राइसेस की। देखिए ऑयल प्राइसेस जो है वो आपके मुल्क को, आप कहेंगे जी मुझे कैसे फ़ायदा पहुंचेगा, खलील अहमद को और मसूद नकी को कैसे फ़ायदा पहुंच रहा है ना, खुद ब खुद पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। अगर आपका 5 रुपये 8 रुपये 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डीजल सस्ता हो रहा है, तो आपको फ़ायदा पहुंच रहा है। ये डायरेक्ट डेली यूज़ की चीज़ें हैं। आपकी जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फूड वाली हैं, कुकिंग ऑयल वाली हैं, उनको चाहिए क्योंकि इनके प्राइसेस जो है वो बेतहाशा, बाइंग प्राइसेस जो है वो ऐसे टक 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 नीचे आते चले जा रहे हैं। इन लोगों को चाहिए ये डायरेक्ट जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उन पे फ़ायदा पहुँचाएँ। एक्सटर्नल बिल तो खैर साहब आपका अच्छा होता जा रहा है ना, आपका एक्सटर्नल डेट्स तो कम होता ही चला जाएगा ना इससे। अगर आपकी ऑयल प्रोडक्ट की, जैसे ये बता रहे थे इतना बड़ा फ़र्क है, आई एम नॉट श्योर कि ये जो 14-15 अरब डॉलर का है ये हो सकता है। आई थिंक विल हैव टू रिविजिट दैट। लेकिन नहीं, आप ऑयल इंपोर्ट बिल की बात करें, ओवरऑल के जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, हाँ बैलेंसिंग की। एक्सटर्नल बैलेंस शीट तो इस वक्त बेहतर नजर आ रही है ना। पिछले हमारी साल में अगर आप देखें तो 14-15 अरब डॉलर की बात कर रहा हूँ। ऑयल इंपोर्ट बिल की बात करें, मैं टोटल बिल की बात कर रहा हूँ, टोटल इंपोर्ट बिल में फर्क की बात कर रहा हूँ। उससे कम हो जाएगा, इतना बड़ा फर्क आ नहीं सकता ना। ऑयल इंपोर्ट बिल में तो पिछले हमारी साल में तो 3 अरब डॉलर की हमने डिफरेंस देखी, कमी देखी, क्योंकि पिछले हमारी साल में आप देखें तो ऑयल इंपोर्ट बिल 12 अरब डॉलर, तो ये 4-5 अरब डॉलर का शायद मेरा ख्याल है टोटल में फर्क पड़ेगा। व्हाटएवर फर्क तो आ गया ना, बिल्कुल आया। आपका एक्सटर्नल डेट कम हुआ, आपके ट्रेड बैलेंस होती हुई करीब आनी शुरू हो गई। अगर बैलेंस नहीं भी हुई तो मुझे इसका फ़ायदा है भाई, आपको इसका फ़ायदा है। बट इसके नेशनल लेवल पे फ़वाइद उठा करके उनको सामने पब्लिक के लिए प्रोजेक्ट्स में ले आए ना। आपकी जो रेवेन्यू जनरेशन का आपका टारगेट मीट किससे होता है, आपके बजट्स बनते कैसे हैं, आपके रेवेन्यू जनरेशन का प्रॉब्लम है ना। आपके पास नहीं आ रहे, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, उसी हिसाब से इसको बैलेंस कर लें। सो थिंग्स आर रिलेटेड, जैसे आपने कहा एक दूसरे से सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। बट भाई बात तो मैनेजमेंट की है ना, हमें जाना क्यों पड़ता है। मैं अपना घर खुद मैनेज करता हूँ या ये आकर के मैनेज कराते हैं मेरे से, जब ये मैनेज करते हैं तो मेरी आमदनी और मेरे वसाइल और मेरी जो एक्सपेंस है मैंने मैनेज करना है ना। मैं उधार लूँगा, मुझे सिर्फ उधार की फ़िक्र होनी चाहिए, लेकिन अगर आज मैं उधार ले लेता हूँ तो मुझे अगले साल जो है मेरा बजट और ख़राब हो जाएगा। ये बहुत अहम बात की उन्होंने, मसूद साहब ने, जो ख़ास तौर पे देखें घर तो हम नहीं चलाना है ना, दूसरों ने आके थोड़ी फिक्स करना है। अगर हम आज की बात ना करें, ये बहुत पुराना मसला है। अभी 2010 की हम बात कर रहे थे ना कि 2010 में IMF के कहने पे ही हमने 4.7% का फिस्कल टारगेट रखा था कि जी क्योंकि हमारे रेवेन्यू में इतना प्रॉपर तरीके से इंक्रीज़ नहीं हो रहा, हम रेवेन्यू जनरेशन में कोई काम एज सच इफेक्टिवली कर नहीं पाए। अब उसकी सज़ा ये है कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप कमी दें। 4.7%। फिर हमने कहा कि जी सैलाब आ गए 2010 में, उसकी वजह से हमारी मईशत को इतने ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा है, 10 अरब डॉलर का। अब IMF से कह दिया, IMF ने भी कह दिया कि चलें ठीक है, आप ऐसा करें कि पहले मैंने 4 कहा था, अब 4.7 ही रखें। ये तो पुराने मसले हैं, हर साल हम इस तरह देखते हैं। IMF के प्रोग्राम में शायद ही कोई ऐसा साल हो कि हम ना हो। 2008 से लेकर अब तक की फिगर देखें ना, कि 2008 में देखें IMF के कहने पे ही फिर डिस्काउंट रेट में आपके इल्म है कि पहली दफ़ा मैंने ये देखा था कि डिस्काउंट रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा होता है, जिसकी सज़ा मैन्युफैक्चरर्स को
एक्सपोर्टर्स को मिली होगी, इस मईशत को मिली होगी। 13% से 15% कर दिया गया। आपने बहुत कुछ याद दिला दिया कि 2008 से पहले हम निकल चुके थे प्रोग्राम से काफ़ी अरसे तक, और वो ग्रोथ का हमारा बेस्ट पीरियड रहा। खैर, दैट इज़ गॉन, पास्ट इज़ पास्ट। हम IMF से इस साल अगर $5 अरब का प्रोग्राम है, कितना है? उतना ही है, 6.6 बिलियन। 6.6 बिलियन। अब आप 5-6 अरब रुपए की डॉलर्स की जो सेविंग कर रहे हैं, उसी से जान छुड़ा लें और अपनी पॉलिसीज़ को इंडिपेंडेंट करें। सवाल ये कि मैं और आप समझ रहे हैं, मसूद भी समझ रहे हैं, सारे लोग अगर इसको समझ रहे हैं, तो क्या वो लोग जो इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हैं वो नहीं समझ रहे? सवाल फिर इट लीड्स अस टू वन क्वेश्चन, वेदर देयर इज़ अ विल। क्या यहाँ पर कोई इरादा है, कोई विल है, कोई ख्वाहिश है कि ये हम इकोनॉमी को उस रोड मैप पर ले जाएं? ये सवाल उठ जाते हैं। फिर जहन में ये सवाल आता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? एज ए लेमैन, एज एन ऑर्डिनरी पीपल, एज बिजनेस पीपल लुकिंग एट द इकोनॉमी फॉर मैनी ईयर्स, तो हम सब इस बात को समझते हैं, और मेरा ख्याल है वो भी समझते हैं, बहुत बेहतर समझते हैं। उनके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल है। एक चीज़ नहीं समझ पाते हमने, एक चीज़ अब आ जाएं आप ग्रोथ की मसूद साहब ने एक तरफ। बात की, मसूद साहब ने ये कहा कि एलोकेशन, देखिए पिछले माली साल में PSDP की एलोकेशन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 542 अरब रुपए थी। इस माली साल में उसमें ये कहा गया था कि जी हम 29% का इजाफा कर रहे हैं, 700 बिलियन रुपीज़ की एलोकेशन होगी। और फिर आई अग्री विद मसूद साहब कि रिलीज़ कितना होता है और फिर स्पेंडिंग कितनी होती है, नज़र कितना आता है। सर अब नज़र तो नहीं आ रहा कुछ। सर अब कुछ भी ना करें, ये PSDP सारे का सारा आप किक स्टार्ट कर दें, SME को उनको ही डाल देना सारा, तो आप एक ग्रोथ जनरेट करेंगे जो 7-8% पे ले जा सकते हैं। इंडिया में क्या हो रहा है? दे आर फोकस्ड ऑन रिवैम्पिंग, ऑन किक स्टार्टिंग देयर SMEs, देयर बिजनेसेस। उनको वो ऑल आउट सपोर्ट दे रहे हैं, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ही जनरेट करेगा ग्रोथ। अग्रीड। अगर नहीं हुआ, अगर ये PSDP के चक्कर में हर साल इन्होंने बिल्कुल सही कहा, 10 साल की हिस्ट्री उठाकर देख लें कि कितना PSD एलोकेशंस थी और कितना खर्च हुआ। That's very obvious. These facts and figures are there. इन्हीं की बात को इसका सेकंड करता हूं, ये है, अप्रैल 2014 देख लें, ज्यादा दूर न जाएं, अप्रैल 2014 तक जो टोटल रिलीज हुआ था अमाउंट हार्डली 200 कुछ हार्डली बिलियन, 40% ऑफ द टोटल मेरा एलोकेशन। ख्याल 250-80 ऐसा सही ही कुछ कहा है शायद, समवेयर लाइक दिस। और बाय द एंड ऑफ द बजटरी फिस्कल ईयर उससे कम ही होगा मेरा ख्याल है, 400 भी मुश्किल से पहुंचेगा। और लास्ट मिनट में फिर एकदम से एलोकेशंस होती हैं, उसका कोई मतलब एंड रिजल्ट ऐसा सामने टेंजिबल रिजल्ट इस वक्त नज़र नहीं आता। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स, पावर, एनर्जी, वाटर, ये सारा आपको करना ही करना है क्योंकि आप CPEC बना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये सारे जो आप बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको आपके प्राइवेट सेक्टर को, ख़ास करके SME को आपको किक स्टार्ट देना होगा, उनको लाना होगा मेन स्ट्रीम में इकोनॉमी की। इस माली साल में मुझे याद पड़ता है ये कहा गया कि 112 अरब रुपए की एलोकेशन पावर सेक्टर के लिए, तकरीबन 14,400 मेगावाट की जनरेशन नेशनल ग्रिड में आ जाएगी। भाई आपको कहीं दिख रही है ये चीज़? नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रही। और बाय ऑल मीन्स अगर आ भी जाती है तो आपकी जो एक्सपेंशन है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो थोड़ा बहुत कर रही, SME के आपका एक्सपेंड कर रहा है, वो पावर आप उनको देना है, तो उनको भी आपको थोड़ा सपोर्ट बाय क्रेडिट, बाय माइक्रो फाइनेंसिंग, बाय SME फाइनेंसिंग देना पड़ेगा। इस वक्त सबसे बड़ी बोरोवर और सबसे बड़ा कंपटीटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। That's right, we'll continue with this. Well, नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में डेवलपमेंट बजट की कटौती के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान क्या IMF के कहने पे वाकई 27% की कटौती करेगी और उसकी सज़ा किसे मिलेगी? क्या हमारी मईशत को मिलेगी, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगी, हम आम आदमी को मिलेगी? ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में डेवलपमेंट बजट के हवाले से। इस माली साल में एलोकेशन थी ओवरऑल 1.5 ट्रिलियन रुपीस की, 1.5 खरब की। अब उसमें जब कमी होगी तो इसका इम्पैक्ट हमारी मईशत पे कैसा आएगा? क्या वाकई हम अपना इकनॉमिक टारगेट GDP ग्रोथ 5.5% इस माली साल में अचीव कर पाएंगे? फिर CPEC के अंडर जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? मसूद नकी साहब, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के हवाले से मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। कई दफ़ा आता हूँ, बहुत से दोस्त हैं मेरे, आप जैसे बहुत से दोस्त हैं जिनसे मुलाकातें होती रहती हैं। जब भी मैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाता हूँ तो खून के आंसू रोता हूँ। वहाँ पे जो सड़कों का हाल है, जो वहाँ की सूरत हाल है, मज़ीद आप ज़रा इसको वजाहत से प्लीज़ बयान कर दें।
आपके अंदाज़े बयां में जो दर्द है वो बाहर से आने वाले कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में और जो वहाँ रोज़ जाने वाले और सुबह से शाम तक रहने वाले, तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितना हमारे सीनों में दर्द होगा। देखें, ऑन अ सीरियस नोट, ये एक तसलसल है जो हमें कायम रखना है, और इस तसलसल को कायम रखने के लिए हमें देखना ये पड़ेगा कि हमारे फ़ैसलों में, हमारी मैनेजमेंट में कमी क्या है। ये कोई अगेन इसको सीरियसली अगर लें तो हम रोज़ अपने घर में अपने घर को मैनेज कर रहे होते हैं, हम लोग अपने अपने कारोबार को जा कर के मैनेज कर रहे होते हैं, आप इस पूरे निज़ाम को, इस पूरे प्रोग्राम को मैनेज कर रहे होंगे। तो जिन लोगों का ये काम है उसको ये देखें कि इसको मैनेज कैसे करना है। अगर आपका इतनी नज़र है आपकी इन सब चीज़ों पे और इलाकाई इंडस्ट्रियल एरियाज़ पे, आपने कभी गौर किया कि कितनी तेज़ी से एडमिनिस्ट्रेटर्स चेंज होते हैं, कितनी तेज़ी से डिप्टी कमिश्नर्स चेंज होते हैं, कितनी तेज़ी से जो काम लेने वाले लोग हैं, सेक्रेटरीज़ और मिनिस्टर्स, वो बदल जाते हैं। ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं ग्राउंड पे। बिल्कुल, ग्राउंड रियलिटी जो है इन सब चीज़ों से रिलेट करती है। आपको किसी कॉरपोरेशन के हेड का मसला है या आपको इलाके में एडमिनिस्ट्रेटर्स के, डीसीज़ के, मिनिस्टर्स के, सेक्रेटरीज़ के, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये पॉलिसी जो है ना, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। आज एक आदमी एक प्रोग्राम लेके चलता है, 3 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा आदमी आता है, उसका जहन एक जैसा नहीं हो सकता। ये पॉलिसीज़ का तसलसल जो है वो जहनों के साथ चेंज होता है। ये लोग क्यों नहीं समझते इसको, ये बात, इस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि इस मुल्क के अंदर, इन शहरों के अंदर, सूबों के अंदर, इलाकों के अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। आज वाटर बोर्ड का हाल आप देखें, वाटर बोर्ड का जो आज हमारा एमडी है वो पिछले 4 दफ़ा एमडी शिप से होके फिर आना, फिर जाना, फिर ये क्या मजाक लगा रखा है। एक आदमी को बिठा दें प्लीज़, दैट्स राइट, जो है उसको चला लें और देखें कि वो क्या डिलीवर करता है। इनके जो एजेंडाज़ हैं हर जगह पे, आई एम सॉरी अगर किसी को ये बात बुरी लगती है, ये एजेंडा जो है ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ और सिविक जो फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट नहीं है। अगर सिर्फ एक एजेंडा बना लें ना कि कुछ डिलीवर करना है और बाकी जो कुछ करते रहें करें, वो उसको ज़रा थोड़ा सा पीछे ले जाएं, तो इस पे शक्ल नज़र आनी शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्रियल एरिया का जनाब खलील साहब हाल ये है कि सीवरेज का निज़ाम आज इस इंडस्ट्रियल एरिया को 70 सालों के बाद सीवरेज का निज़ाम सही नहीं है। क्या बात है, इस पे 70 सालों के बाद, और ये वो इलाका है, ये इलाका है, ये अभी आपको मैं और थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार ना हो जाएं लोग, कि ये वो इलाका है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वो इलाका है जो अनाउंस करता है कि जी रोज़ाना हम 300 मिलियन रुपया रोज़ाना 300 मिलियन रुपया जो है वो देते हैं, 30 मिलियन रुपया रोज़ाना देते हैं टैक्स एक्सचेकर को। वो एरिया जो 30 मिलियन रुपए, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया 30 मिलियन रुपए हर रोज रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वहाँ पे हालत ज़ार, वहाँ की सूरत हाल देखें, सड़कों की, सेवरेज का निज़ाम, इट इज़ डिलैपिडेटेड। बड़ी ही मेरे ख्याल में इस हवाले से अब समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से बात करें कि वो एरिया जो आपको 30 मिलियन रुपीज़ पर डे दे रहा है, लेकिन वहाँ पे किसी को दावत देना, किसी को दावत दें, आए जी। मैं तो कहता हूँ कि मोस्ट वेलकम, आप आइए ताकि हम आपसे भी सवालात करें कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो एरिया जो आपको इतना पैसा हर रोज दे रहा है, लेकिन उस पर आपकी किसी खलील साहब एक रोड शो करें प्लीज, एक रोड शो करें, जो इसके करने वाले हैं उनको लेके चले और हमें साथ लेके चले। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा कि ये इनकी बात और थोड़ी आप इसको एक्सपेंड करें। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। देखिए ये कह रहे लाइव प्रोग्राम में कह रहे हैं कि 30 मिलियन ये दे रहे हैं, साइट कितना दे रहा है, पूरा कराची कितना दे रहा है। कराची जो है 1500 अरब रुपए सालाना दे रहा है। अब आप कोरंगी के अलावा भी देखें, रेजिडेंशियल एरियाज पर्टिकुलरली, मैं कह रहा हूँ जोड़िया बाजार देखें जो हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पाकिस्तान का सबसे बड़े ट्रेडर्स, पूरी सप्लाई चेन जिसमें कमोडिटीज, राइस, शुगर, एवरीथिंग यू नेम इट, एवरीथिंग ऑन अर्थ इज बीइंग ट्रेडेड इन दैट। उधर गाड़ी या वो तो चलाना छोड़ दें, पैदल चलना मुश्किल है, यू कैन नॉट वॉक थ्रू दोज स्ट्रीट्स। उसके अलावा स्ट्रीट क्राइम वहाँ पर रात सन्नाटा, एकदम 6 बजे तक सन्नाटा हो जाता है। क्यों? कि अभी भी वहाँ फियर है, खौफ है, लोग वहाँ से निकल कर दूसरे इलाकों में चले गए। एक वाइब्रेटिंग पल्सेटिंग प्लेस थी वो, लोग ये, इट वाज कंसीडर्ड अ स्कूल ऑफ
बिजनेस एजुकेशन, कि किसी को अगर कारोबार सीखना है तो वहाँ आता था पहले कि कैसे होता है उस जगह को, और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन, और वहाँ से जितना बैंक की ब्रांचेस कोई 50-60 के करीब हैं, उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देखें, इट इज़ कम्प्लीटली, इट रिप्रेजेंट्स काइंड ऑफ ए वॉर जोन। कैसा लगता है यहाँ कोई जंग हुई है और ये टूटे फूटी सड़कें, पानी गटर का बह रहा है, और ये वो लोग हैं जो सब कुछ देते हैं, भत्ते भी देते हैं, ज़कात भी देते हैं, और टैक्सेस भी देते हैं, और लोकल टैक्सेस भी देते हैं, प्रोविंशियल टैक्सेस भी देते हैं, हरासमेंट भी उनकी इतनी ज़्यादा होती है। खुदारा उधर भी देखें, और इस सारे इलाके में आई विल टेक ऑल ऑफ कराची एज वन। उनको सजा क्या इस बात की मिल रही है? उनको सजा इस बात की मिल रही है कि वो कारोबार कर रहे हैं, चीज आपको मैं एक और चीज में रोजगार आपको वार्न कर रहा हूं मैं, गुर्बत में कमी आ रही है, मईशत में बेहतरी आ रही है। अभी जो नया टर्मिनल बना है और वजूद में आ रहा है, वो पूरे कराची के जितने टर्मिनल मिला के एक टर्मिनल साउथ ईस्टर्न टर्मिनल यहाँ पर जो है, उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत बड़ी है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो कहाँ से वो कंटेनर्स गुजरेंगे, किस इलाके से, वो मैं आपको बता रहा हूँ, रेजिडेंशियल एरियाज से गुजरेंगे, क्लिफ्टन के, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपकी जो है अफेक्ट होंगी, वहाँ कीमतें गिर जाएंगी। इतना बड़ा टर्मिनल है और इतनी बड़ी ट्रैफिक जनरेट होने वाली है वहाँ से सीपैक के बाद, उसको बहुत अर्जेंटली देखना ज़रूरी है। कराची इतना बड़ा टैक्स दे रहा है, कराची का जो सिंध को जो मिल रहा है 700 अरब रुपए पूल से, जो नेशनल पूल से जो टैक्सेस के अंडर द 18th अमेंडमेंट, वो तकरीबन सारे का सारा सैलरीज में जा रहा है, डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं है, अगर है बहुत कम, और सेलेक्टेड डेवलपमेंट कहीं कहीं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, थोड़ा बहुत वहाँ कॉस्मेटिक काम हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर जैसे इन्होंने कहा बदल गया, दूसरा कोई आया है, वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जीरो। पीएसडीपी की जब एलोकेशन हुई थी ना इस माली साल में 700 अरब रुपए की, तो ये कहा गया था कि ज़्यादा जो एम्फेसिस होगी ना वो वाटर पे, पावर पे, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगी। मेरे ख्याल में 7-8 महीने में कोई आपको ऐसी सच इसकी वजह ये है, इसकी एक और यू गो डीपर इनटू दैट, इसकी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है। प्रोविंसेस अलग डायरेक्शन में हैं, सिटीज अलग डायरेक्शन में हैं, सेंटर फेडरेशन अलग, एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लान एज ए होल नेशन हमें चाहिए, 10 साल का प्लान चाहिए, और उसमें एवरीबडी शुड बी ऑन बोर्ड कि ये होना चाहिए, ये टारगेट्स हैं, प्रोविंसेस के ये टारगेट्स हैं, सिटीज़ के ये टारगेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये टारगेट्स हैं। एज ए नेशन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अभी हम लोग जो है ना, फ्रेगमेंटेड अप्रोच है पूरे की पूरी, स्पॉट डेवलपमेंट और जो स्पोरेडिक जिसको कहते हैं, और वो सेलेक्टिव डेवलपमेंट हो रही है कि जी ठीक है ये प्रोजेक्ट हमने कर दिया, ये नज़र आ रहा है, जो मीडिया पर एक प्रोजेक्शन दे सके। अदर देन दैट इन द इफ यू गो डीपर इनटू इट, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल जनरली, मिडिल क्लास या ख़त्म हो गया है, इब्राहिम साहब, या तो सुपर रिच है, कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ। आप अगर दुबई के इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, शारजा के इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, अबू धाबी के इंडस्ट्रियल एरिया में, खुद इन गुनाहगार आंखों से सब चीज़ें देख कर आया हूँ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है कंपैरिजन नहीं बनता, क्या ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया है। क्यों नहीं बनता? अब ईपीजी दुबई में कौन सा तेल निकल रहा है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइडियाज़ हैं। हाँ। और उन्होंने एक इन्वायरमेंट दे दिया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। सिंगापुर में कौन सा तेल निकल रहा है? एक मैनेजमेंट है, उन्होंने एक दे दिया है कि जी ठीक है, ये हमने फ्री जोन आपको दे दिए, हमने आपको ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, रोड नेटवर्क दे दिया, इंडस्ट्रियल एरियाज दे दिए, और आपको एक बहुत बड़ा दुनिया का एयरपोर्ट दे दिया जहाँ से इतने मिलियन सालाना ट्रैफिक है। 26% जीडीपी का सिर्फ एविएशन से और एयरलाइन से मिल रहा है दुबई को। ये दिस वाज व्हाट यू वर दैट। माशाल्लाह इस हुकूमत को 3 साल का पीरियड होने जा रहा है। इस दौरान ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के हवाले से जो इक़दाम किए गए हैं वो तो आपके सामने ही हैं। पिछले माली साल में हमारी जो एक्सपोर्ट थी ओवरऑल वो 24.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स थी। इस माली साल में लगता तो ये है कि शायद 23 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स भी मुश्किल से रहे। चलें ठीक है, एक तरफ ये बताएं कि ईपीजी, ये जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सूरत हाल है, इसके लिए आपने कोई इंप्रूवमेंट देखी? पिछले 3 साल की बात कर लेते हैं ना कि 3 साल में क्या हुआ है? खैर साहब, 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल फैक्टर बनती है एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने में, और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन चूंकि इसको हमने इन्हीं 3 सालों की बात करनी है और हमने ये देखना है कि हमारे साथ डेफिसिट किस एरिया में आ रहा है, हम उस पर भी बात कर लेंगे और क्यों आ रहा है। दूसरी, हम वो साइड भी थोड़ी सी टच कर लें जो आप इससे पहले वाली बात कर रहे थे। ये
हम जिस चीज़ की बात करते हैं ना पीएसडीपी की या उसकी बजट की कि प्रायोरिटीज़ ये रखेंगे, ये भाईजान होता नहीं है कुछ ऐसे। ये पहले से सब चीज़ तय होती है, तब बजट अप्रूव होते हैं, तो उनको उठा के देखें उसमें कौन सी प्रायोरिटीज़ थी। ये कोई चेंज नहीं हो सकती, ये प्रायोरिटी कोई चेंज नहीं कर सकता। इस वक्त पीएसडीपी का जो बजट बना है या एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो बजट बना है, वो प्रीवियस प्रपोजल्स, एलोकेशन, स्क्रूटनी, अप्रूवल्स, स्क्रीनिंग सब कुछ होने के बाद वो बन गया। अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ कटौती हो सकती है, उसमें कोई नया प्रोजेक्ट आ ही नहीं सकता, रेस्ट श्योर। तो हम वो उठा के देख लेते हैं उसमें क्या प्रायोरिटी है और उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। वो चेंज नहीं हो सकता, उसमें फंडिंग जो है वो किसी और प्रोजेक्ट के लिए अब निकल नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। तो ये तो सिस्टम है, गवर्नमेंट कैसे करेगा। ईपीजी, एक्सपोर्ट्स और ये सारी बातें अगर हम कर लें तो देखिए, हमारा सबसे बड़ा एक मसला है, हमारा इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान हमारे सर पर डाला हुआ है। हम इस पर जितनी भी लान तान कर लें अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर, हम अपने करतूत के ऊपर जो कुछ भी कर लें, देखिए ये इम्तिहान है हमारे मुल्क के ऊपर। एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम किसी को कहें कि जी 1900 फलाने में जो है उस आदमी की वजह से आज ये हो गया, जस्ट लीव इट। हमें एक प्रॉब्लम का बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। हम ये देख रहे हैं कि लोग इस पर सीरियसली, फोर्सेस सीरियसली इस पर काम कर रही हैं, ये लगे हुए हैं। इनके जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं इनको ये सोचना पड़ेगा। आज हम 20 साल पहले भी या 18 साल पहले भी हम यही बात कर रहे थे, दहशतगर्दी का सामना हम कैसे तरक्की करेंगे। इनके पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, इनके पॉलिटिकल सॉल्यूशंस होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे मुँह में खाक, लेकिन अगर आज इनके पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं करेंगे और सिर्फ गोला बारूद से काम चलाते रहेंगे, तो आज हम 2016 जनवरी में बैठे ना, हम 2026 जनवरी में भी इसी पोजीशन में होंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसी पोजीशन आए। याद होगा 2016 में बैठे हैं, 2009 में आपके मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न पे इंटरव्यूज़ किए थे, हम यही बातें कर रहे थे। जी एब्सोल्युटली। तो हम एक्सपोर्ट की बात कर लें सर, हमें ये भाई इब्राहिम साहब जो जिक्र कर रहे थे ना एसएमईज़ का, हमें ये देखना पड़ेगा जब 2005 में हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्लाइन हुई थी, मैसिवली हमने नुकसान किया था, वो हमारे एसएमईज़ का बंद होना था। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं रह गया था, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी नहीं रह गई थी कि हमारे पास हर छोटा बायर चला आता। पूरी दुनिया में 60%, ये इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, मैं कहता हूँ वो मुल्क जो बहुत बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट्स करते हैं, इंडिया की भी कम नहीं है, चाइना की एक्सपोर्ट्स, चाइना की भी एग्जाम्पल है, एसएमईज़ का परसेंटेज हमेशा 60% से ज़्यादा होता है किसी मुल्क की एक्सपोर्ट के अंदर। आप क्या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को भाई कोई पावर नहीं चाहिए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अपनी पावर है। जो लार्ज स्केल नहीं है, दरमियाने साइज़ के लोग अपनी पावर पर रिलाई करते हैं, उनको नहीं चाहिए वापडा और कोई इलेक्ट्रिक, उनको सिर्फ ये चाहिए कि गैस की सप्लाई दे दो ताकि काम जो है वो चलता रहे, वो रोज़गार लोगों का चलता रहे, प्रोडक्टिविटी होती रहे। तो एक्सपोर्ट्स बेसिकली 2, 4, 5 बड़े एलिमेंट्स हैं जो वॉर फुटिंग पे अभी करने पड़ेंगे, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म में ये सही नहीं होगी जब तक हम अपने मुल्क की सूरत हाल को पॉलिटिकली एड्रेस नहीं कर लेंगे। आज मेरी सूरत देखिए, मैं यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ और टैक्सेस दे रहा हूँ, यहाँ से मैं टैक्सेस दे रहा हूँ, वो टैक्सेस जो हैं वो जा करके हमारे पास जो भी पूरे मुल्क को चलाने में इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा आर्म फोर्सेस में भी इस्तेमाल होते हैं, और दूसरी एजेंसीज़ जो हमारी हैं जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, वो इस्तेमाल वहाँ पे होते हैं। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे बैठा हूँ ऐसी वल्नरेबल सिचुएशन में जहाँ पे मेरे पास कुछ थोड़ा सा खौफ ज़मीन पे रहने वालों का, खौफ खुदा मेरे अंदर है, उसके लिए भी मैं पैसे देता हूँ कहीं ना कहीं। उसके अलावा कहीं मेरे पास मजबूरी होती है, कुछ का मुझे पता नहीं होता, तो मैं यहाँ से भी चंदे दे दे करके, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को कि यहाँ से भी चंदे दे दे करके जो है मैं उनको भी मजबूत कर रहा हूँ, इधर से टैक्सेस दे रहा हूँ, वहाँ से उनको मजबूत कर रहा हूँ। तो भाई ये तो गोली तो मेरे ही पैसे से चल रही है, ये बारूद तो सारा मेरा ही कारोबारी आदमी का चल रहा है। ये कहते जी जोड़िया बाज़ार, मैं कहता हूँ पूरा कराची, मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान। फंडिंग तो कारोबारी ही कर रहा है ना, किसान तो फंडिंग नहीं करता ना, किसान फंडिंग नहीं करता, फंडिंग कारोबारी आदमी कर रहा है। वो टैक्सेशन की शक्ल में कर रहा है या डोनेशन की शक्ल में कर रहा है। तो हमें अल्लाह के वास्ते निकाल लो ना इस सिचुएशन से। गोली और बारूद हमारे ही जला रहे हैं, हमारे ही सर पे मुसीबत, हमें ही थ्रेट, हमारी एक्सपोर्ट्स, ये है वो सर्कल जिसमें आप फंस गए, इससे निकल जाए। मुश्किल है।
मेरे मुंह में खाक। मैंने कहा जरूर है, नामुमकिन नहीं है। जैसे एक डिस्कशन के बाद एक आपने अगर किया जाए, इनके चेहरे के तासरात देखे, इनकी आवाज में दर्द देखा। एक्चुअली ही इज नॉट स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज स्पीकिंग फॉर ऑल बिजनेस पीपल जो पाकिस्तान में पूरे, यानी कराची के अलावा भी बात करूंगा, बिजनेस कम्युनिटी ही चला रही है, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी ही चला रही है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही है और हर तरह से फंडिंग कर रही है, चाहे वो चैरिटी की शक्ल में हो, चाहे टैक्सेस की शक्ल में हो। इससे निकला जा सकता है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल डिसीजंस, डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, विल होना चाहिए, हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। पाकिस्तानी इज़ अ ग्रेट नेशन, हार्ड वर्किंग नेशन, काम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, रेजिलिएंट नेशन, एज ए रेजिलिएंट नेशन हम काउंट करते हैं। इट्स नॉट ऑल इज नॉट बैड, प्रोवाइडेड दैट सही उसको डायरेक्शन दी जाए, सही लीडरशिप मुहैया की जाए। अब वेरी क्विकली हम दोनों से जानना चाहूँ कि वेरी क्विकली ये बताएं कि ये साल ख़त्म होने तक, ये माली साल ख़त्म होने तक आप हमारे डेवलपमेंट में, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, रोड नेटवर्क की बात करें, सीवरेज की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, ये जितनी भी हेल्थ केयर के हवाले से बात कर लें, इसमें कोई बेहतरी देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देख रहा, इसलिए कि अभी क्लैरिटी नहीं है। जैसे अभी एक जो जिस बात पर आपने ये प्रोग्राम किया है कि आप ये डेवलपमेंट कर्टेल करें, तो ये सारा एक बड़ा कंफ्यूजिंग सिनेरियो है। उसमें इतनी जल्दी मैं नहीं समझता कि कोई, ऑफ कोर्स यू कैन टेक द डायरेक्शन, आप एक रुख मुतय्यन, सिमत मुतय्यन कर सकते हैं ताकि आगे चलकर ये 4 दिन में नहीं होता, 6 महीने में भी पाकिस्तान ने, हमारी बड़ी सरकार ने कोई काम आपके ख्याल में डेवलपमेंट के हवाले से किया है इस माली साल में? बहुत किया है जी, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन रीजनल किए हैं, जहाँ उनका दिल किया वहाँ किए हैं, जहाँ उनकी हारमोनी बन रही है वहाँ किए हैं। बाकी सब लोग जो है ना अपने कपड़े बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि लड़ाइयाँ चल रही हैं। केपी के आप देख लो, बलूचिस्तान में आपने देख लिया रीशफलिंग हो गई, सिंध का हालात आपके सामने है, हम लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं, मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता कौन लड़ता है इस तरह, लेकिन मेरे भाई काम कैसे होगा अगर यही होता रहेगा? तो जहां हारमोनी है वहां पे बड़े काम हो रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त चमक दमक नज़र आ रही है। आई अंडरस्टैंड। इट वाज रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू इब्राहिम कसुम्बी साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। मसूद नगी साहब, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।